जहां एक तरफ कहा जा रहा है क्या इजराइल और नाटो देश तुर्की में लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अमेरिका को अपना ही दाव बहुत भारी पड़ा है। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अब अमेरिका को भी धोखा दे दिया है? जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, मैंने पहले ही कहा था सीरिया एक ऐसा जगह बनेगा जहां पर इजराइल और तुर्की आमने सामने आएंगे और दोनों ही इस मौके को चूकना नहीं चाहेंगे, और वैसा ही होता जा रहा है। हालांकि ये भारत के लिए फायदेमंद है, कैसे उस पर भी बात करेंगे। पर अभी हो क्या रहा है, सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया है तो रणनीतिक रूप से इस देश में तुर्की की सेना का दखल भी बढ़ता जा रहा है। तुर्की के सैनिक और उसके समर्थक गुट लगातार सीरिया में कुर्दों पर हमले जारी रख, और ये कुर्द कौन है? ये वही कुर्द हैं जिनकी सुरक्षा में 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात। इन कुर्दों ने अब इजराइल से मदद मांगी है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद से तुर्की से उसके संबंध रसातल में चले गए थे, लेकिन सीरिया के घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव का खतरा पैदा हो। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन भी लगातार अपने देश में इजराइल विरोधी बयान दे माहौल को गर्म किए हुए हैं। तुर्की का कहना है कि कुर्द उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहते। ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप को कुर्द लोग मानते हैं कि हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए और उस देश का नाम होना चाहिए कुर्दिस्तान। इस कुर्दिस्तान में अलग अलग इलाके आते हैं और इसमें तुर्की का भी इलाका है, तो कुर्दिस्तान के लिए तुर्की के इलाके को भी मिलाने की योजना है। यही नहीं, ये भी देखा गया कि बुधवार को हजारों की तादाद में तुर्की के लोगों ने इस्तांबुल में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया और हमास का सपोर्ट किया। गाजा युद्ध के शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट का राजनीति बदल रहा है। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में तुर्की के मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि शुरू में अर्दोगन को लगा था कि हमास के खिलाफ इजराइल का हमला हिंसा का एक और दौर है। हालांकि कुछ समय बाद तुर्की को यह समझ में आने लगा था कि इजराइल ने हमास के खिलाफ एक फाइनल वॉर शुरू किया है। कहा जा रहा है कि अर्दोगन भी उसी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रेरित हैं जिससे हमास प्रेरित है। अर्दोगन ने हाल ही में इजराइल के साथ रिश्ते खराब किए। उनका कहना है कि इजराइल की सीरिया के कुर्दों से सीक्रेट दोस्ती रही है और इजराइल कुर्दों की मदद से तुर्की को करारा जवाब दे सके। बशर अल असद के जाने के बाद तुर्की सीरिया में बड़ा मौका देख रहा है और सीरिया और इजराइल की सीमा मिलती है, जिससे यहूदी देश को भविष्य में खतरा हो सकता है। अब सीरिया इजराइल की सीमा में कई साल तक शांति थी, लेकिन अब जब तुर्की इजराइल की सीमा के पास पहुंच गया है तो ये तनाव पैदा हो सकता है। इजराइल के एक और तुर्की के मामलों के विशेषज्ञ का कहना है कि इस बात का खतरा है कि इजराइल और तुर्की के बीच भविष्य में सैन्य संघर्ष हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये अप्रत्याशित है, जैसा कि इस इलाके ने सभी तरह की घटनाएं देखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले एक दशक से तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। अब तुर्की इजराइल के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अल्देती ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से फोन पे बात की। इस बातचीत में उन्होंने गाजा पट्टी और सीरिया की स्थिति पर चर्चा की। यह जानकारी मिस्र के विदेश मंत्रालय ने दी। शनिवार रात हुई इस चर्चा के दौरान अब्देल्ती ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में मानवीय मदद की पहुंच बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जानी चाहिए। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार मिस्र के विदेश मंत्री ने इजराइल से फलस्तीनी लोगों के खिलाफ अपनी आक्रामक नीतियां रोकने की मांग की। उन्होंने गाजा के स्वास्थ्य ढांचे और अस्पतालों को निशाना बनाने की इजराइल की रणनीति का कड़ा विरोध किया। खैर, अब ये तो आज नहीं तो कल होगा, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि भारत के लिए ये अच्छी बात, भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में उसके खिलाफ उठने वाले कदम अगर पहले ही कमजोर हो जाते हैं तो इससे बेहतर भारत के लिए क्या। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्यों कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने एक ब्लंडर किया जो बांग्लादेश में, और अब वो ब्लंडर निकल कर उनके लिए ही मुसीबत बनकर आ रहा है। पहला पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से खेला गया और इस पहले पार्ट में अमेरिका को विजय मिली, और अब जो दूसरा पार्ट हो रहा है, इस दूसरे पार्ट को अमेरिका हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसका एक उदाहरण देखिए, मेजर बर्खास्त मेजर सैयद जियाउल हक, ये वो नाम है जो अलकायदा से जुड़े एक दोषी आतंकवादी और एक अमेरिकी नागरिक की क्रूर हत्या में शामिल है। इसको बरी करने का फैसला
बांग्लादेश की नई सरकार ले सकती। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के आरोपी मोहम्मद यूनुस के प्रशासन के तहत देश वैश्विक आतंकवाद के लिए एक आश्रय स्थल बनने की दिशा में खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। न केवल अपनी प्रतिबद्धताओं की अवहेलना कर रहा है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका से गंभीर नतीजों का जोखिम भी उठा रहा है। मोहम्मद यूनुस के प्रशासन के तहत बांग्लादेश, जिसके बारे में आलोचकों का दावा है कि उसे कथित तौर पर बाइडेन, बराक ओबामा, क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों द्वारा समर्थित एक इस्लामवादी विद्रोह के माध्यम से स्थापित किया गया था, अब इस्लामवादी आतंकवाद से जुड़े विवाद में उलझा हुआ है। सरकार ने हाल ही में मेजर सैयद जियाउल हक, एक हाई प्रोफाइल आतंकवादी और अलकायदा से जुड़े अंसार अल इस्लाम के प्रमुख व्यक्ति को बरी करने के लिए कदम उठाया। जियाउल को अमेरिकी नागरिक अभिजीत रॉय सहित धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स की हत्या की साजिश रचने, रॉय की पत्नी राफिदा अहमद बोन्या, जो कि एक अमेरिकी नागरिक भी हैं, उनको घायल करने के लिए भी दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले जियाउल को सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक घोषित किया और उसे पकड़ने में मदद करने वाले की जानकारी देने के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की पेशकश की। जियाउल 2013 में एक असफल तख्तापलट के प्रयास के बाद बांग्लादेश से भाग गया था। तब से उसे पाकिस्तान के ISI ने शरण दी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का उपयोग करते हुए वह बांग्लादेश लौट आया जब यूनुस प्रशासन ने वीजा चाहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी हटा दी। 29 दिसंबर 2024 को जियाउल ने औपचारिक रूप से सभी आरोपों से बरी होने और मोस्ट वांटेड सूची से हटाए जाने के लिए आवेदन किया है। उनके वकील M सरवर हुसैन ने कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुलिस महानिरीक्षक सहित विभिन्न सरकारी निकायों को दोष सिद्धि को रद्द करने और इनाम वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन। जियाउल को 3 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि 4 अन्य मामलों में अभी भी मुकदमा चल रहा है। विवाद को बढ़ाते हुए जियाउल ने अमेरिकी विदेश विभाग से इनाम की घोषणा वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की है। एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक जॉन डेनिलोविच, जो वर्षों से बांग्लादेश नेशनल पार्टी के वेतनभोगी हैं, कथित तौर पर उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है। यूनुस प्रशासन ने पहले अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता जसीमुद्दीन रहमानी जैसे अन्य इस्लामवादी लोगों को बरी किया। अपनी रिहाई के बाद रहमानी ने सार्वजनिक रूप से भारत में जिहाद और गजवाए हिंद को लागू करने का आह्वान। इन कार्रवाइयों ने बांग्लादेश की आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं अब देश के चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र बनने की आशंका है। आलोचकों का तर्क है कि ये कदम क्षेत्र को अस्थिर करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। वे यूनुस पर बांग्लादेश को आतंकवादियों के लॉन्च पैड में बदलने, इसकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। यहाँ पर वो चीज तब हो रही है जब एक अमेरिकी नागरिक की हत्या में ये शामिल है। अब देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है, और ये जो चीजें हैं ना, अब ये चीजें और बढ़ेगी।